प्यारे बच्चे, आज हमारा जो अब टॉपिक चलेगा, इस टॉपिक का नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर बेस्ड क्वेश्चन। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत केयरफुल होकर सुनना इस टॉपिक के बारे में। बहुत आसान टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो हम पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को समझेंगे, इसकी स्टेटमेंट समझेंगे। उसके बाद इसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करवा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना। माना मेरे पास कोई चार्ज है मेरे बच्चे, माना मेरे पास कोई चार्ज है, ये मान लेता हूं कोई चार्ज है यहां पर, ये चार्ज मान लो। माना मेरे पास कोई चार्ज है Q, है ना, ये कैपिटल कोई Q कोई चार्ज है, और इसके सराउंडिंग्स में मान लेते हैं, इसके आसपास में मान लेते हैं कुछ चार्जेस हैं। जैसे यहां पर मान लेते हैं एक चार्ज मान लेते हैं Q1, और इस चार्ज का जो डिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चे यहां से लेकर यहां तक का, उसको मान लेते हैं चलिए R1। इसी तरीके से एक और चार्ज मान लेते हैं कहीं पर, ये मान लेते हैं Q2 चार्ज है, और इस Q2 चार्ज की जो दूरी है यहां से, उसको मान लेते हैं R2। इसी तरीके से मान लो Q3 चार्ज है, उसकी जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, उससे मान लेते हैं R3। इसी तरीके से मान लेते हैं हमारे पास Q4 भी है। कितने भी हो सकते हैं ना, कितने भी हो सकते हैं। इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं R4। ऐसे Q5 भी हो सकता है, Q6 भी हो सकता है, Q7 भी, एंड अप टू शॉन, है ना, Qn तक। मैंने मान लिया पूरे n चार्ज। कितने चार्ज हैं? पूरे n चार्ज। Q1 उसकी डिस्टेंस है R1, Q2 इसकी डिस्टेंस है यहां से R2, Q3 इसकी डिस्टेंस है यहां से R3, Q4 उसकी डिस्टेंस है मेरे बच्चे R4। ऐसे ही Q5 भी होगा, उसकी डिस्टेंस R5। ऐसे ही Q6 भी हो सकता है, उसकी डिस्टेंस Q6, Q7, Q8। इसी तरीके से मैंने मान लिया मेरे बच्चे टोटल n चार्ज है, टोटल n चार्जेस है। तो जो Qn, जो nth वाला चार्ज होगा, उसकी डिस्टेंस मान लेता हूं Rn। उसकी डिस्टेंस मान लेता हूं यहां से यहां तक की डिस्टेंस Rn। पहला चार्ज Q1 उसका डिस्टेंस R1, दूसरा वाला चार्ज उसकी डिस्टेंस R2, थर्ड चार्ज Q3 उसका डिस्टेंस R3, फोर्थ चार्ज उसका डिस्टेंस R4। ऐसे मेरे बच्चे ये nth चार्ज है ना, nth चार्ज उसका डिस्टेंस है Rn। अब अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं कि सर ये जो चार्ज है Q, ये जो सेंटर में रखा हुआ चार्ज है मेरे बच्चे Q, इस पर नेट फोर्स बताइए, है ना, इस पर नेट फोर्स बताइए। तो आप यहां पर नेट फोर्स कैसे बताएंगे या कैसे निकालेंगे? तो प्यारे बच्चे, यहां पर जो नेट फोर्स निकाला जाएगा वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अनुसार निकलेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग निकलेगा। सुनिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बहुत सिंपल सी बात कहती है कि यदि मुझे इस Q चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है इन अदर चार्जेस की वजह से, अगर मुझे इस Q पर नेट फोर्स निकालना है मेरे बच्चे इन सेवरल चार्जेस की वजह से, तो जो नेट फोर्स निकलेगा इस चार्ज Q पर, है ना, जो नेट फोर्स निकलेगा वो नेट फोर्स इक्वल होगा मेरे बच्चे, वो नेट फोर्स इक्वल होगा, वो नेट फोर्स इक्वल होगा, नेट फोर्स इक्वल टू द वेक्टर सम, टू द वेक्टर सम ऑफ
द इंडिविजुअल फोर्स, इंडिविजुअल फोर्स exerted by each charges separately, है ना। बहुत सिंपल सी बात कहता है कि अगर मुझे इस Q चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, इंडिविजुअल चार्ज का फोर्स निकालना होगा कूलम्स के अनुसार। पहले इस चार्ज का फोर्स निकालूंगा। इस पर फोर्स कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला आपको पता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो पहले मैं क्या करूंगा, इस Q1 की वजह से फोर्स निकालूंगा, फिर इसकी वजह से फोर्स निकालूंगा, फिर अगर थर्ड चार्ज है तो उसकी वजह से भी फोर्स निकालूंगा। तो जितने भी चार्जेस यहां पर होंगे उन सभी की वजह से, है ना, वो इंडिविजुअली कितना फोर्स एक्सर्ट करते हैं, पहले मैं उनका इंडिविजुअल फोर्स निकालूंगा और उसके बाद में उन सबका वेक्टर सम कर दूंगा। मेरे बच्चे ध्यान देना, वेक्टर सम करना है, वेक्टोरियली उनको जोड़ना है ना। तो अगर उन सब चार्जेस, वो ये जितने भी चार्जेस यहां पर प्रेजेंट है, अगर मैं इन सब का पहले इंडिविजुअल फोर्स अगर मैं निकाल लेता हूं और निकालने के बाद अगर मैं उन सब का वेक्टर सम करता हूं, वेक्टर सम, तो मेरे प्यारे बच्चे मुझे नेट फोर्स मिल जाएगा इस चार्ज क्यू का, मुझे नेट फोर्स मिल जाएगा इस चार्ज क्यू का। तो सिंपल सी बात है और यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है। क्या कहता है, फिर से एक बार रिपीट करता हूं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर ध्यान से नहीं सुना तो फिर से ध्यान से सुनिए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर मुझे इस चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है तो मैं इंडिविजुअल चार्जेस के फोर्स का वेक्टर सम कर दूंगा, इंडिविजुअल चार्जेस के फोर्स का वेक्टर सम। पहले जितने भी वहां पर चार्जेस है इंडिविजुअली पहले उनकी वजह से फोर्स निकालूंगा और फिर उनका वेक्टर सम कर दूंगा। क्लियर है स्टेटमेंट? अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो और बेहतर समझ आएगा। फिलहाल क्या कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि सर अगर मुझे यहां पर इस पर नेट फोर्स निकालना है तो इंडिविजुअल चार्जेस के फोर्सेस का वेक्टर सम करना होगा। बहुत सिंपल बात है मेरे बच्चे, ऐसा नहीं कि बड़ी दिक्कत होगी। आइए क्वेश्चन में चलते हैं, तब आपको और बेहतर समझ आएगा। ठीक है, फिलहाल ये तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की मैंने क्या बताई स्टेटमेंट, तुम्हें कहता क्या है ये, है ना। जरा आगे बात करूं तो इस पर क्वेश्चन पर बात करते हैं। ठीक है, आइए मेरे बच्चे क्वेश्चन लेता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो, इसको थोड़ा मैं डायग्राम को बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको बढ़िया से विजिबल है ना। ये देखना अच्छा, ये रहा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लिखा है ऊपर फाइंड नेट फोर्स। बच्चे मुझे नेट फोर्स निकालना है ऑफ अ चार्ज एट वर्टेक्स सी। यहां पर देखना, ये आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, ए इसकी साइड्स हैं, वर्टेक्स ए बी सी है मेरे बच्चे। ए पर प्लस क्यू, बी पर प्लस क्यू, सी पर प्लस क्यू है। और हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो सी वर्टेक्स पर रखा हुआ चार्ज है उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। देखो किस पर बोला है, सी वाले पर बोला है। तो ये सी वाला चार्ज बड़ा स्पेशल है मेरे बच्चे, क्योंकि इस पर पूछा है नेट फोर्स। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा ताकि देखो बढ़िया से क्लियर रहे, है ना, विजिबल रहे बढ़िया से। तो मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है मेरे बच्चे ये जो चार्ज सी पर है यहां पर निकालना है मुझे नेट फोर्स, यहां पर नेट फोर्स निकालना है। तो अगर यहां पर नेट फोर्स निकालना है तो यहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काम करेगा। क्या कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, पीछे अभी मैंने आपको स्टेटमेंट बताई कि अगर मुझे इस पर मेरे बच्चे नेट फोर्स निकालना है तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं जो ए पर रखा हुआ चार्ज है इसकी वजह से फोर्स निकालूंगा,
फिर उसके बाद बी पर रखे हुए चार्ज की वजह से फोर्स निकालूंगा और फिर इन दोनों का वेक्टर सम कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा नेट फोर्स सी पर। क्लियर है बात? जरा देखना यहां पर, ठीक है, जरा यहां देखना, मेरा अच्छा देखना यहां पर, ठीक है। आइए सबसे पहले, अच्छा इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले थोड़ा बेसिक बता दूंगा, है ना, थोड़ा बेसिक दो तीन बातें बता रहा हूं, थोड़ा ख्याल रखना, जल्दी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। वैसे तो क्लास 11th का कंसेप्ट है, आई होप तुम्हें आता होगा, है ना, फिर भी मैं एक बारी बता देता हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन चालू। देखो बच्चे, कंसेप्ट ये है, अगर आपने क्लास 11th में थोड़ा सा अगर आपने चैप्टर ध्यान दिया होगा वेक्टर्स में, तो वहां पर आपने क्या सीखा, जरा एक बार देखना तो सही। माना मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक है मान लो ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर, और दूसरा भी मान लो मेरे पास है, दूसरा मेरे पास है सपोज बी वेक्टर, है ना, बी वेक्टर, ऐसे मैं मान रहा हूं। तो अगर मेरे पास एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, और मैं तुमसे ये पूछूं कि बच्चे इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, है ना, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट यानी नेट रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो प्यारे बच्चे इसका बड़ा सिंपल सा सवाल है कि सर एक ए वेक्टर है, दूसरा मेरे बच्चे बी वेक्टर है, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना, दोनों पैरेलल हैं। तो जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो डायरेक्ट उनके सम के बराबर होता है, डायरेक्ट सम के बराबर होता है। तो यहां पर कुछ नहीं करना, डायरेक्ट बोल देंगे कि सर ए और बी का सम कर दो, यही है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, यही रहेगा हमारा, सॉरी रिजल्टेंट, ठीक है, यही हमारा रिजल्टेंट रहेगा, इन दोनों का सम कर दो। अच्छा, अगर सपोज मान लो मेरे पास यही दो वेक्टर है, एक अगेन ए है और एक बी है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है ना, ए और बी दो वेक्टर्स हैं और ये एंटी पैरेलल है। तो इनका अगर आपसे मैं रिजल्टेंट कहूंगा तो आप कहना सर एंटी पैरेलल है तो सर माइनस कर दो, तो सिंपल सिंपल माइनस कर देना, ए माइनस बी, ए माइनस बी। क्लियर? अच्छा, अगर सपोज ये दोनों बराबर हुए, ये भी ए और ये भी माना बी की जगह में ए, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, ये भी ए ये भी ए और दोनों पैरेलल हैं, तो रिजल्टेंट निकलेगा ए प्लस ए यानी 2a, अगर इक्वल हुए तो, इक्वल नहीं हुए तो a प्लस बी। इसी तरीके से अगर मान लो ये दोनों इक्वल होते, ये भी a और ये b की जगह मान लो ये भी a होता, दोनों a होते और एंटी पैरेलल तो है ये, तो रिजल्टेंट निकलता a माइनस ए, उस कंडीशन में रिजल्टेंट 0 हो जाएगा जब ये दोनों इक्वल होंगे तब, है ना। और इस कंडीशन में ये दोनों ऐड होकर a प्लस ए 2a हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है ना। तीसरी बात ये याद रखनी है, माना मेरे पास दो वेक्टर हैं, ध्यान रखना दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर इक्वल हैं, ये बात बहुत ध्यान रखेंगे। तो एक वेक्टर मान लेते हैं बच्चे a, ये वाला वेक्टर मान लेते हैं, और एक वेक्टर मान लेते हैं ये वाला, ये भी a। दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं। दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? तो दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? इक्वल है दोनों वेक्टर्स, ठीक है, और दोनों माना 90 पर है। तो अगर दो वेक्टर इक्वल हैं और 90 पर हैं तो उनका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अनुसार बीच से जाएगा, और इनका रिजल्टेंट जो होगा ना वो डायरेक्ट आपने याद रखना है बच्चे, डायरेक्ट याद रखना है, a अंडर रूट 2, मतलब इनमें से जो a होगा कोई सी भी एक वैल्यू ले लेना क्योंकि दोनों ही तो सेम है, उस पर रूट 2 लगा देना है, a रूट 2। क्लियर? कब? अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पर हैं और दोनों वेक्टर अगर कैसे हैं? इक्वल है। क्लियर? ये याद रखना है। तो और एक आखिरी चीज और दे रहा हूं, इसको भी याद कर लो। अगर दो वेक्टर a और b हैं, सॉरी
दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर इक्वल हैं, ये वाला भी ए वेक्टर मान लेते हैं और इसको भी मान लेते हैं ए वेक्टर, दोनों बराबर है, ठीक है ना, इक्वल वेक्टर। बट अब दोनों के बीच में एंगल 60 का है। अब एंगल कितने का है? 60 का। तो रिजल्टेंट बच्चे बीच से जाएगा, रिजल्टेंट जो होगा इनमें से कोई सा भी एक लिख लो, जैसे ए लिख दिया और उस पर लगा देना है √3, ए √3, ठीक है। तो अगर दो वेक्टर 90 पर हैं, दो इक्वल वेक्टर, तो रिजल्टेंट डायरेक्ट लिखेंगे a√2। अगर दो 60 डिग्री पर है इक्वल वेक्टर, तो रिजल्टेंट डायरेक्ट लिखेंगे a√3। ये बातें याद रखना। अब हम इन क्वेश्चनों को फटाफट फिर सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। फाइंड एफ नेट, नेट फोर्स निकालना है ऑफ चार्ज एट वर्टेक्स सी, इस सी पर रखे हुए चार्ज है, ठीक है। चलो इनको मैं रफ कर लेता हूं, आई होप ये आपने रिमेम्बराइज कर लिया होगा, है ना, चाहे तो कहीं कॉपी के कोने में इनको फटाक से लिख लो, ठीक है। थोड़ा स्पेस बना रहा हूं ताकि जो है इसमें मैं काम कर सकूं आगे। चलिए सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ए वाला जो है इसकी वजह से सी पर फोर्स कितना लगेगा, पहले वो निकालते हैं, ठीक है। तो सुनो, पहले एक बात तो साफ साफ दिख रही, ए वाला भी प्लस है और सी वाला भी प्लस है। प्लस और प्लस क्या होते हैं? रिपेल। तो ये इसको कर देगा रिपेल, ये इसको रिपेल कर देगा और रिपल्शन लगेगा लाइक इस दिशा में, इस तरीके से रिपेल कर देगा फोर्स लगा के, इस तरीके से रिपेल कर देगा फोर्स लगा के। अच्छा ये जो फोर्स है, ये फोर्स होगा कितना? तो सर कूलम्ब्स लॉ के अनुसार निकाल सकते हैं। देखो मैग्नीट्यूड निकालना, ठीक, कितना निकलेगा ये फोर्स? तो ये निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उतना बड़ा ना लिखकर मैं जस्ट के लिखता हूं, ठीक है। के Q1 की जगह Q, Q2 की जगह भी Q, तो समझ रहे हैं ना, Q² हो जाएगा और अपॉन R², दोनों के बीच का डिस्टेंस A²। तो KQ² अपॉन A², ये निकल के आया फोर्स ऑन C ड्यू टू A। तो आप यहां लिख सकते हैं इस चीज को, फोर्स ऑन C ड्यू टू A कितना आएगा मेरे बच्चे? F इक्वल टू KQ² अपॉन A²। नाउ अब मैं क्या करूंगा, अब मैं निकालूंगा B की वजह से C पर फोर्स। तो B का चार्ज भी प्लस, C का चार्ज भी प्लस, प्लस और प्लस रिपल्शन, तो ये इसको रिपेल कर देगा और इसमें भी इसको रिपेल करना है मेरे बच्चे, और रिपल्शन इस तरह होगा, ये हो गया रिपल्शन। अच्छा B ने C को कितना फोर्स लगाया वो भी निकाला जा सकता है। तो फोर्स जो लगेगा F मैग्नीट्यूड K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया K। Q1 भी सेम है, Q2 भी सेम है, तो Q1 इंटू Q2 यानी Q इंटू Q² अपॉन R² की जगह आ जाएगा A²। देखो दोनों फोर्सेस सेम है, आप चेक करिए दोनों फोर्सेस सेम है। A की वजह से C पर लगने वाला फोर्स की वैल्यू देखिए, मैग्नीट्यूड देखिए, और B की वजह से C पर लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड देखिए, दोनों वैल्यूज बराबर है। चेक करिए दोनों फोर्सेस बराबर है। अब मुझे नेट निकालना है कि C पर नेट लग कितना है। तो यार एक वेक्टर तो हो गया इस तरफ बोले तो राइट साइड में, और एक वेक्टर हो गया इस तरफ नीचे की तरफ। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कहां से जाएगा? तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है ना बच्चे, वो ऐसे पैरेललोग्राम लॉ के अनुसार ऐसे चला जाएगा बीच से, इस तरीके से चला जाएगा बीच से। ये चला गया रिजल्टेंट वेक्टर, ये चला गया रिजल्टेंट वेक्टर, यही निकालना मैंने, यही है मेरा एफ नेट। एफ नेट यही है, एफ नेट या एफ रिजल्टेंट, यही निकालना है। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए,
ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्योंकि तीनों साइड सेम है, ए, तो ईच एंगल 60। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये क्योंकि ईच साइड ए है, तो ईच एंगल 60 60 60 होंगे। यार अगर ये 60 तो ये भी 60। अब मैंने थोड़ी देर पहले ही तो कंसेप्ट में सिखाया था कि अगर दो वेक्टर 60 डिग्री पर इंक्लाइन है, इक्वल वेक्टर, तो उनका रिजल्टेंट डायरेक्ट याद करेंगे और वो निकल के आएगा ए, मतलब a√3। वहां पर हमने वेक्टर को a माना था, यहां पर f मान रखा है जिसकी वैल्यू ये है kq² f। तो अगर f नेट निकालो तो वो डायरेक्ट निकलेगा f√3। बोलो समझ आई ये बात, f√3। अरे वहां पर क्या बताया था कि अगर दो वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर है a और दूसरा भी a, और दोनों 60 डिग्री पर है, तो रिजल्टेंट बताया गया था a√3। इस कंडीशन में वेक्टर a नहीं है, यहां पर f है, यहां पर x है, तो यहां क्या होगा, f√3 होगा। सीधी सी बात है ना भाई। तो इस तरीके से फिर मैं लिख लेता हूं वापस से, फोर्स ऑन C ड्यू टू A लिख दिया, अब ड्यू टू B लिखता हूं ना, फोर्स ऑन C ड्यू टू B कितना आएगा, दैट इज K सेम ही आएगा Q²/A², है ना, यहां लिखा तो ये देखो। अच्छा अगर नेट निकालना है, देयरफॉर F नेट, तो कितना आएगा, f√3 और f की वैल्यू तो कोई सी भी ले सकते हैं, या तो ये ले लो या तो ये ले लो, दोनों तो सेम ही है। तो f की वैल्यू डाल देंगे kq²/A² इंटू √3। तो यार ये है इसका आंसर, दिस इज द नेट फोर्स। ये नेट फोर्स लग रहा है इस C वर्टेक्स पर रखे हुए चार्ज पर, इतना नेट फोर्स लगेगा, ये है इतना नेट फोर्स लगेगा। आप चाहो तो अगले स्टेप में K की वैल्यू भी रख सकते हैं। K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0। तो अगर इसको रखना चाहो लास्ट में तो अब आप रख सकते हैं। मैंने शुरू में K इसलिए लिखा क्योंकि उतना बड़ा फैक्टर है, कौन लेके चलेगा 1/4πε0, है ना, तो बड़ी दिक्कत होती है, तो मैंने उसको K रख के चला। आप चाहो तो लास्ट में जब आंसर आ जाता है ना, तो उस K की वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। फिलहाल ये इसका आंसर आ गया। आइए अगला क्वेश्चन है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर बेस्ड, है ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर बेस्ड अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थोड़ा इसको बड़ा कर दो ताकि आपको क्लैरिटी रहे। तो चलो बच्चे इसको भी करते हैं सॉल्व, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया रहे कि सर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर बेस्ड क्वेश्चंस को डील कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को। सवाल वही है कि C पर रखा हुआ जो चार्ज है, इस पर अब बताइए नेट फोर्स कितना लगेगा। अब की बारे में C पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर कौन कौन फोर्स लगाएंगे जरा चेक करो। B पर रखा हुआ चार्ज भी लगाएगा फोर्स, A पर रखा हुआ भी लगाएगा फोर्स, और D पर रखा हुआ भी लगाएगा फोर्स। पहले इन तीनों की वजह से इंडिविजुअल फोर्सेस निकालेंगे, और उसके बाद उन सबको वेक्टोरियली जोड़ देंगे। करते कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए आप, C पर है ना, यहां निकालना है ना इस पे, तो इसको फोकस में रखिए। सबसे पहले चलो B से स्टार्ट करते हैं। B पे प्लस है और C पर माइनस है, तो प्लस और माइनस तो बच्चे प्लस और माइनस तो अट्रैक्ट करते हैं, तो ये इसको क्या करेगा, फोर्स लगाएगा अपने तरफ, अट्रैक्ट करेगा, अपने तरफ फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा। तो बच्चे ये फोर्स लगाएगा अपनी तरफ और अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए फोर्स लगाया अपनी तरफ और अट्रैक्ट किया, ऐसे लिख लेता हूं ना, ऐसे।
इस तरीके से। अच्छा, बी ने सी को अट्रैक्ट किया फोर्स लगाकर, एक्चुअली ये फोर्स है कितना, तो मैं उसकी वैल्यू यहीं लिख सकता हूं। ये फोर्स, अच्छा मैग्नीट्यूड वाइज निकाला है, ठीक है ना, माइनस को नेग्लेक्ट करके चलो, क्योंकि वो डायरेक्शन बता रहा है और डायरेक्शन तो हम शो कर ही रहे ऊपर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, के 1/4πε0, इसका चार्ज भी क्यू, इसका भी क्यू, मैग्नीट्यूड लेना है माइनस मत लेना, तो ये हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया, ए स्क्वायर। ये हो गया मेरा फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। चाहो तो लिख सकते हैं फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, कितना हो जाएगा फोर्स, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सिंपल है। अब डी वाले को देखो, डी पर भी प्लस है और सी पर तो माइनस है, तो प्लस माइनस अट्रैक्शन ये भी अट्रैक्ट करेगा, हाँ जी ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसको अपने तरफ फोर्स लगा के इस तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इस तरफ। कितना फोर्स लगाएगा डी सी पर, तो लिख लेता हूं एफ बराबर के क्यू क्यू जा क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस है ए स्क्वायर, लिखा जा सकता है फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, कितना हो जाएगा एफ इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हमारे पास सेकेंड होगी। अच्छा, अभी ए तो रिमेनिंग है ना, इसका भी तो फोर्स निकलेगा, यहां पर निकालते हैं, थोड़ी देर बाद इसको निकालते हैं। उससे पहले जरा एक बात गौर करिए, क्या आपको दिख रहा है, इसका फोर्स देखेंगे, बी का फोर्स सी पर ऊपर की तरफ है इतना, डी की वजह से सी पर फोर्स इस तरफ है लेफ्ट में इतना, और ये दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री पर इंक्लाइन है, दोनों 90 डिग्री पर हैं, दोनों वेक्टर। आप चेक करिए, अगर ये दोनों इक्वल वेक्टर 90 पर है, तो आपको ये बताया गया था कि अगर दो इक्वल वेक्टर 90 डिग्री पर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट होगा, याद करिए, a√2, a√2। तो क्या मैं इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं ना, a√2 के अनुसार निकलेगा, बट यहां a नहीं है, यहां तो f चल रहा है वेक्टर, तो यहां निकलेगा f√2। तो प्यारे बच्चे, अगर इन दोनों का मैं रिजल्टेंट देखूं, एक काम करता हूं, इन दोनों वेक्टर को अलग बना लेता हूं, इन दोनों वेक्टर को अलग बना लेता हूं, ठीक है। तो एक काम करता हूं, अलग कैसे बनाता हूं, यहां बना लेता हूं अलग, एक वेक्टर तो ये हो गया, एक वेक्टर ये वाला हो गया, ये रहा, इसकी वैल्यू है f बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसकी भी है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ये देखो, इन दोनों का रिजल्टेंट पहले एक बार चेक कर लो किधर जाएगा, तो सर 90 डिग्री पर है, रिजल्टेंट बीच से जाएगा, रिजल्टेंट बीच से जाएगा, और जब रिजल्टेंट बीच से जाएगा तो कितना होगा, a√2, ए की जगह आएगा f√2, और f की वैल्यू तो आपको मालूम ही है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको हम बाद में डालेंगे, ठीक है, क्लियर। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको ध्यान में नहीं रखेंगे, इसको ध्यान में नहीं रखेंगे, अब इन दोनों को आप ध्यान में नहीं रखेंगे, अब आप सिर्फ रिजल्टेंट पर फोकस करेंगे, इन दोनों के रिजल्टेंट पर फोकस करेंगे, क्लियर। अगर इस रिजल्टेंट को मैं यहां दिखाऊं इसमें, तो इसमें कहां दिखेगा ये रिजल्टेंट, देख लो, इसमें भी देख लो, इसमें ये रिजल्टेंट जो है, इसमें ये रिजल्टेंट जो है, इसमें रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट ये रहा, ये जा रहा बीच में ऐसे ऐसे, इस तरीके से ये रहा, कितना है रिजल्टेंट आ रखा f√2, रिजल्टेंट आ रखा है f√2, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, f√2। अब इस पर फोकस करिए, रिजल्टेंट पर फोकस करेंगे। अब ये जो इंडिविजुअल फोर्स है और ये इंडिविजुअल फोर्स है, अब इन दोनों को छोड़िए और इन दोनों के नेट पर ध्यान दीजिए।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद और देखिए, अब ए वाला भी तो इस पर फोर्स लगाएगा सी पर, तो लिख लेता हूं फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए की वजह से कितना फोर्स लगेगा, तो देखो ये प्लस और ये माइनस, तो ए वाला भी सी को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, फोर्स लगा के, प्लस माइनस अट्रैक्शन, तो ये इसको अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट कर लेगा इस तरीके से, इस तरीके से। ये जो लाल वाला वेक्टर है ये क्या है, ये है फोर्स, किसका फोर्स है, ए का सी पर, कितना होगा, के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब आप यहां पर चेक करिए, अंदर चेक करिए, यहां पर दो वेक्टर हो गए, एक तो रिजल्टेंट वेक्टर हो गया f√2, चेक करिए f√2, एक तो रिजल्टेंट वेक्टर हो गया इन दोनों का रिजल्टेंट, और एक हो गया ए की वजह से सी पर लगने वाला फोर्स, जो कि रेड से दिखा रखा है मैंने, एक वेक्टर ही हो गया। एक ग्रीन वाला वेक्टर दिख रहा होगा जो कि रिजल्टेंट है इन दोनों का, एक लाल वाला दिख रहा है जो ये दर्शा रहा है कि ए का फोर्स है सी पर, ये दो वेक्टर। अब अगर आप इन दोनों को फोकस करेंगे तो ये दोनों पैरेलल वेक्टर हो गए। कौन कौन से, ये दोनों एक दिशा में, एक तो रिजल्टेंट वेक्टर f√2 और एक लाल वाला f के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एफ, ये दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए, पैरेलल हो गए, दोनों सेम डायरेक्शन में। और हमें मालूम है अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है ना, पैरेलल, तो उनका अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है, एक ए और एक बी, तो रिजल्टेंट निकलेगा a प्लस बी। तो बस अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं, है ना, रिजल्टेंट, तो वही मेरा नेट फोर्स होगा सी वाले चार्ज पर। अगर इन दोनों का नेट निकालो, कैसे निकालूंगा, दोनों एक दिशा में हैं, दोनों एक दिशा में हैं, दोनों एक दिशा में हैं, ऊपर की तरफ दोनों एक दिशा में हैं। तो अगर इन दोनों एक दिशा में हैं, तो अगर इन दोनों का नेट निकालो, कैसे निकालूंगा इन दोनों का नेट, सिंपल ऐड करके, सिंपल इन दोनों को ऐड कर लूंगा, तो बस वही मेरा नेट फोर्स है सी का, वही फाइनल आंसर है। क्लियर, चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसको लिखते हैं फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, एफ इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखो देखने वाली बात क्या है, ये सभी फोर्सेस बराबर है आपस में, चेक कर लो। अगर नेट फोर्स निकालना है फाइनल, तो लिखता हूं एफ नेट, तो उसके लिए मैं किस किस को ऐड करूंगा, एक तो जो रिजल्टेंट आ रखा है f√2 और प्लस एक ये वाला फोर्स F। यहां से चेक करिए आपके पास, अच्छा यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गई, थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक हो गई, थोड़ा मिस्टेक हो गई सर यहां पर, सुनिए जरा, इसको मैं मिटा रहा हूं, गलती हो गई है ना, तो उस गलती को सुधारना भी बहुत जरूरी है। देखो मिस्टेक क्या हुई कि जब मैंने ए का फोर्स निकाला सी पर, तो फॉर्मूला लगाया के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर। अरे यार यहां से लेकर यहां का डिस्टेंस ए थोड़े होगा, ए तो स्क्वायर की साइड से, साइड से यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ना बच्चा, वो तो पहले आप पीजीटी से निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। आगे बात समझ है, तो गलती हो गई यार, इसको मिटाना होगा, ये तो सर गलत कर दिया मैंने। देखो ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये वाली साइड देखिए ए, ये वाली भी ए, तो ये तो निकलेगा ना पहले, ये तो पहले निकलेगा, है ना, कैसे निकलेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर ए स्क्वायर प्लस बेस का ए स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर हो जाएगा, फिर स्क्वायर हटके √2a स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो a√2, तो फाइनली ये कितना आएगा, a√2। कहने का मतलब मुझे यहां पर डिस्टेंस की जगह a नहीं रखना था, a√2 रखना था, ये यहां पर मिस्टेक हो गई। क्लियर, तो चलिए इस काम को भी करते हैं, तो पीजीटी आप लगा ही लेंगे, इसकी कोई इशू नहीं है। तो फोर्थ में वापस लिख रहा हूं क्योंकि सर पहले तो मिस्टेक हो गई थी, तो लिख रहा हूं F इक्वल टू के Q1 Q2
क्यू स्क्वायर हो जाएगा दोनों मिलके अपॉन आर स्क्वायर यानी a√2 का स्क्वायर। तो a√2 का स्क्वायर क्या होगा देख लो आप, a√2 का स्क्वायर। तो यहां पर भी मुझे सही करना होगा, a√2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं कि क्यू स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया और √2 का स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2a स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। नाउ अब निकालता हूं फाइनल नेट फोर्स, है ना। अब निकालता हूं फाइनल नेट फोर्स। तो चलिए नेट फोर्स निकाल रहा हूं। कहां निकालता हूं नेट फोर्स, अगले पेज पे निकालें। चलिए नेट फोर्स निकालते हैं। कैसे निकालना है नेट फोर्स, इन दोनों को ऐड करके। क्यों ऐड करना है, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है, ठीक है। तो चलिए अगले उस पे करते हैं इनको ऐड। तो अगर हमने नेट निकालना है एफ नेट, तो एक तो रिजल्टेंट वाला वेक्टर है और दूसरा कौन सा है जो फोर्स निकला था, है ना, इसको एफ डैश बोल देते हैं ना, एफ डैश, एफ डैश। तो आर और एफ डैश का सम, आर और एफ डैश का सम, आर आपके पास याद है कितना आया था, f√2। चेक कर लो अगर नहीं है याद, रिजल्टेंट चेक कर लो पीछे, f√2 है, ये देखो f√2 है ना। और f की वैल्यू चेक कर लो कि क्यू स्क्वायर अपॉन कितना था, a स्क्वायर इंटू √2, और f डैश की वैल्यू थी कि क्यू स्क्वायर अपॉन आई थिंक 2a स्क्वायर, है ना। देखते हैं पीछे, ये देखो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। यस, f डैश की वैल्यू ये रहा और f की वैल्यू इनमें से कोई एक पकड़ ली, ठीक है। यहां से अगर आप बाहर लेना चाहते हैं कॉमन तो आप ले लीजिए, फाइनल आंसर एफ नेट हमारा आ जाएगा। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, अंदर सिर्फ बचेगा, यहां से देखो बाहर आ गया तो अंडर√2 बच जाएगा। के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाहर आ गया तो यहां पर देखिए ये तो बाहर आ चुका है कॉमन, तो 1/2 हमारे पास जस्ट जो यहां पर बच जाएगा। तो आप यहां पर इसको छोड़ सकते हैं। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा नेट फोर्स हो गया। यही है हमारा नेट फोर्स जो कि सी वाले चार्ज पर लग रहा है ए बी और डी की वजह से। तो इस तरीके से आपने जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से आपने टैकल करने हैं। क्लियर। अच्छा, आप चाहो तो लास्ट में के की वैल्यू रख सकते हैं 1/4πε0 एज यूजुअल, जैसे कि मैं पहले भी बोलता है ना। आप चाहो तो उसको रख दो और फाइनल आंसर वहां पर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यार इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को क्या करना है, डील करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही आसान रहती है चीजें, देख लो। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 चार्जेस Q नॉट और -Q आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। ये देखो मैं ये फिगर दे रखा है आपको यहां पर, इस तरीके से रखे चार्ज। ये रही x एक्सिस, y एक्सिस, a वाला चार्ज -Q, b वाला चार्ज +Q, ओरिजिन पर Q नॉट, यहां से यहां का डिस्टेंस छोटा a, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी स्मॉल a। पूछ क्या रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स। आपको नेट फोर्स पूछ रहा है ना, मतलब सुपर पोजिशन से ही काम हो जाएगा। नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q नॉट, है ना, ऑन द चार्ज Q नॉट, इस पर निकालना है। अब के बारे में नेट फोर्स Q नॉट पर निकालना है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको नेट फोर्स निकालना किस पर है वो आपने फोकस करना है, वो आपने ध्यान देना उस बात, ठीक है, कि आखिर आपने किस पर नेट फोर्स निकालना है। तो मुझे Q नॉट पर निकालना है नेट फोर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ये देखिए, जो A पर रखा हुआ चार्ज है वो Q नॉट को फोर्स लगाएगा। A का चार्ज हो गया -Q, O पर रखा हुआ Q नॉट है वो प्लस है, और प्लस माइनस अट्रैक्शन शो करेंगे, अर्थात ये इसको अट्रैक्ट करेगा
तो चलिए अट्रैक्ट करेगा इस तरफ। कितना फोर्स लगाएगा अट्रैक्शन के बाद? तो F इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 Q स्क्वेयर अपॉन A स्क्वेयर। इस तरीके से ये फोर्स का मैग्नीट्यूड निकला है, माइनस मत लेना क्योंकि डायरेक्शन हम शो कर रहे हैं। अच्छा यहां पर देखिए, अब B की वजह से देखिए ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल कर देगा, रिपल्शन करेगा तो लेफ्ट में फोर्स लगाएगा इस तरफ, इस तरीके से फोर्स लगाएगा। ये फोर्स कितना होगा? B की वजह से कितना होगा? K Q इंटू, सॉरी यहां पर फिर मैंने मिस्टेक कर दिया, देखो ना ये Q है और ये Q0 है, ये दोनों अलग अलग है ना, तो Q स्क्वायर नहीं करना, सेम थोड़े ही है, पता नहीं क्यों मिस्टेक हो रही है। इसको काट देंगे, ये हो जाएगा K Q इंटू Q0, इस तरीके से, सेम नहीं हो, ठीक है, स्क्वायर मत करना उसका। इसी तरीके से यहां पर भी K Q इंटू Q0 अपॉन A स्क्वायर, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहां पर देखिए दिख रहा है ना, ये दोनों एक वेक्टर तो ये हो गया F, एक वेक्टर ये हो गया F, और दोनों वेक्टर देखो सेम है, दोनों सेम है और दोनों 90 डिग्री पर है, दोनों 90 पर है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये रहा रिजल्टेंट, उसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि बता चुका हूं कि अगर दो इक्वल वेक्टर 90 डिग्री पर होते हैं, दो इक्वल वेक्टर अगर 90 डिग्री पर होते हैं तो रिजल्टेंट आप डायरेक्ट लिख सकते हैं A√2, लेकिन यहां A तो नहीं लिखेंगे ना, यहां तो F√2 लिखेंगे, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। जो रिजल्टेंट है हमारा सिंपल है F√2। F की आप कोई एक वैल्यू डाल दो, दोनों ही सेम है, तो ये हो जाएगा K Q Q0 अपॉन A स्क्वायर √2। आप चाहो तो K को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, K की वैल्यू अगर रखना चाहो तो रख दो, R इक्वल टू K की जगह हो गया 1/4πε0, है ना, 1/4πε0 Q Q0 अपॉन A स्क्वायर इंटू √2। इसको आप Q Q0 बन जा, सिंपल लिख सकते हैं Q Q0 √2 एंड अपॉन में चलेगा आपके पास 4πε0 A स्क्वायर। ये सिंपल आपके पास आ गया रिजल्टेंट, है ना। तो इस तरीके से आप यहां पर नेट फोर्स निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट का मतलब ये F नेट हो गया, ठीक है, रिजल्टेंट का मतलब F नेट, ठीक है, तो F नेट लिखना बेहतर रहेगा, F नेट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रश्न को देख लो जरा। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 ऑब्जेक्ट, हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, W X Y एंड Z, है ना। यहां देखिए ये मैं डायग्राम बना रखा है यहां पर, तो दिख नहीं रहा होगा आपको क्लियर। एक तो हो गया हमारे पास W, एक हो गया हमारे पास X, एक हो गया हमारे पास Y और एक हो गया हमारे पास Z। W X Y एंड Z 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, each with charge plus Q are held fixed at 4 point of a square side D as shown in figure। अगर आप देखेंगे तो बच्चे हर एक जगह पर प्लस क्यू चार्ज है, W पर भी प्लस क्यू चार्ज है, X पर भी प्लस क्यू चार्ज है, Y पर भी प्लस क्यू चार्ज है और Z पर भी प्लस क्यू चार्ज है, और स्क्वायर की साइड होगी हमारे पास D, स्क्वायर की साइड होगी हमारे पास D। ऑब्जेक्ट X एंड Z आर ऑन द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ स्क्वायर। जो X और Z है ये दोनों मिड पॉइंट पर है ना, मिड पॉइंट पर। तो अगर ये Z मिड पॉइंट पर है और पूरा डिस्टेंस अगर D है ना, पूरी साइड D है, तो हाफ कितना होगा? D/2 होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट पर रखा हुआ है, तो आधा ये D/2 हो जाएगा। आगे लिखा है मिड पॉइंट
ऑफ द साइड्स ऑफ स्क्वायर लिखता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स exerted by W on object X is F। W ने X पर जो फोर्स लगाया वो F है। क्या कह रहा है? W पर जो रखा हुआ चार्ज है उसने X पर जो फोर्स लगाया बच्चे वो कितना है? F। तो देखो W पर प्लस क्यू रखा है, X पर भी प्लस क्यू है, तो प्लस और प्लस रिपल्शन, मतलब इसने इसको फोर्स लगाया इस तरफ, रिपल्शन का फोर्स, और कितना लगाया? लिखा है F लगाया। F लगाया तो मैं इसको मेंशन करता हूं, F लगाया। ठीक है बच्चा, और ये F होगा कितना? ये आप जानते ही है कूलम्स लॉ के अनुसार ये F होगा K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला K, Q1 Q, ये भी Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। R हो गया बच्चे यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, जो कि कितना होगा? D/2 है ना। पूरा D है तो आधा कितना होगा? D/2 ही होगा। ठीक, अभी लिखते हैं उसको, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि W ने X को फोर्स करा F। W वाले चार्ज ने X पर रखे हुए चार्ज को फोर्स लगाया F, और किधर लगाएगा? तो राइट साइड में लगाएगा, क्योंकि रिपल्शन करेगा ना, प्लस प्लस है ना दोनों, रिपल्शन करेगा ना। आगे लिखा है देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय W ऑन Z। तो बताइए W ने Z पर कितना फोर्स लगाया? W का फोर्स निकाला है बच्चे Z पर, W का फोर्स Z पर। तो W पे जो चार्ज रखा है आप खुद देखिए, ये प्लस और Z पे भी प्लस, तो प्लस और प्लस वापस से रिपल्शन करेंगे और इसको रिपेल कर देगा इस डायरेक्शन में। प्लस और प्लस रिपेल करेंगे और इसको रिपेल कर देगा इस डायरेक्शन में इसको रिपेल कर देगा। अब ये फोर्स भी हम निकालेंगे अभी, है ना। ये वाला फोर्स भी अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये वाला फोर्स भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये वाला थोड़ा लिखिए ऐसा, ठीक है। यस, ये वाला फोर्स भी अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो पूछ रहा है कि बताइए W ने Z पर रखे हुए चार्ज पर कितना फोर्स लगाया, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है ना। F डैश ये हमें निकालनी है। ऑप्शन है F/7, F/5, F/3 या F/2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं फोर्स ऑन X, है ना। X पर फोर्स ड्यू टू W, है ना, ड्यू टू W या बाय W लिखने से रहेगा, है ना। फोर्स ऑन X बाय W, तो कितना फोर्स लगेगा कूलम्स लॉ पे के अनुसार? X पर W की वजह से फोर्स कितना होगा? F इक्वल टू K Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन यहां से लेकर यहां का डिस्टेंस कितना होगा मेरे बच्चे? D/2 का स्क्वायर, है ना। तो D/2 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? यही कर लो नीचे, ये हो गया Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। और इस 4 को आप क्या कर सकते हैं? सबसे ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाइए तो आपके पास आएगा 4KQ स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास X पर रखे हुए चार्ज पर जो फोर्स लगेगा W की वजह से। X पर जो चार्ज रखा है उस पर जो फोर्स लगेगा W पर रखे हुए चार्ज की वजह से, इतना फोर्स होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, Z पर रखा हुआ जो चार्ज है उस पर जो फोर्स लगेगा W पर रखे हुए चार्ज की वजह से, W की वजह से जो फोर्स लगेगा Z पर, अब वो निकालने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो लिख लेता हूं फोर्स ऑन Z बाय W। कितना होगा वो फोर्स? F डैश बोला है मैंने यहां पर, तो दैट इज इक्वल टू K, Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, तो Q इंटू Q कितना हो गया? Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस। देखो अब डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस निकलेगी, और ये डिस्टेंस निकलेगी पाइथागोरस थ्योरम से। ये देखो आपके पास हो गया बेस D/2, परपेंडिकुलर हो गया आपके पास D। तो अगर हाइपोटेन्यूज निकालनी है
तो कैसे निकालेंगे देख लो, यही निकाल लेता हूं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी डी का स्क्वायर प्लस बेस कितना हो गया देख लो, यहां पर ट्राइंगल में d/2 का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर, ये हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4। इसको आप एलसीएम लेकर सॉल्व करिए तो ये आएगा 4d स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यानी 5d स्क्वायर एंड अपॉन 4। h इक्वल टू अंडर रूट 5d स्क्वायर ओवर 4। ये आपके पास इतना आ जाएगा। नाउ ये जो आपके पास आया अंडर रूट 5d स्क्वायर अपॉन 4, ये रखना है मैंने डिस्टेंस की जगह यहां पर, तो लिख लेते हैं अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर अंडर रूट 5d स्क्वायर ओवर 4 डिस्टेंस का स्क्वायर। नाउ स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और इसको मैं कहां पर सॉल्व करूं, चलो अगले पेज पे चलते हैं। तो ये बनेगा मेरे पास f डैश इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना था, ये था 5d स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि रूट कैंसिल हो गया था स्क्वायर से। नाउ 4 को हम ऊपर शिफ्ट करते हैं तो f डैश इक्वल टू 4 के क्यू स्क्वायर ओवर 5d स्क्वायर। और आप यहां पर अगर देखेंगे तो ये आप ये पाएंगे इक्वेशन 1 में, अगर आप यहां पर देखते हैं तो इतने को आप इक्वेशन 1 में f पाएंगे। आप चेक कर लीजिए यहां पर, ये देखिए इक्वेशन में, यहां पर देखिए ये रहा 4k² स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये आपके पास f है। देखो ना f की वैल्यू है ना 4k² स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, चेक कर लीजिए तो ये आपके पास f हो गया। देखो 4k³ स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये f हो गया। तो जो f डैश आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, ये पूरा f हो गया और अपॉन में हमारे पास 5 बचा है। तो इसका आंसर है f/5 यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास हो गया बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, f/5। तो पूछा हुआ है कि W की वजह से Z पर जो फोर्स लगेगा वो f/5 लगेगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से आपने सॉल्व करना है।